हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्या स्टेंट्स एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, फ्लोरोस्कोपी क्या चीज़ पर दिखाई देते हैं, क्या चीज़ पर नहीं दिखाई देते। ये चीज़ को जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी जगह पर जब भी पेशेंट का एक्सरे होता है तो पेशेंट जिनको आइडिया नहीं होता है वो डॉक्टर से पूछते साहब इसमें स्टेंट डाला था, वो दिख रहा है कि नहीं। जब पेशेंट का हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं, साहब पहले स्टेंट डाला था वो बराबर है कि नहीं, साहब देख लेना चल रहा है कि नहीं, काम तो बंद तो नहीं हो गया। वो सारी चीज़ें लोग हमसे पूछते हैं, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। स्टेंट बेसिकली एक मेटल का डिवाइस है, एक मेटल की स्प्रिंग जैसी होती है, एक ट्यूब जैसी होती है जो एंजियोप्लास्टी के दौरान हृदय की नली में हम छोड़ देते हैं और वो हमेशा वहीं पर रहता है। उसको देखने के लिए कौन सी टेक्निक वैलिड है, इनवैलिड है, उस बारे में बात करेंगे। ये प्रैक्टिकल इशू है जिसके बारे में काफ़ी अनअवेयरनेस है क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नया है स्टेंट्स का। और अलग अलग तरह के स्टेंट्स भी होते हैं। हार्ट का स्टेंट अलग होता है, किडनी की नलियों में यूज़ होने वाला स्टेंट अलग होता है, पेट के आंतों में कई बार स्टेंट्स यूज़ होता है, गॉल ब्लैडर वगैरह में भी स्टेंट्स यूज़ होते हैं। तो वो अलग तरह के स्टेंट्स होते हैं। तो लोगों को इस बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकल अवेयरनेस नहीं है। इस बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि लोग कई बार अनभिज्ञता की वजह से इस तरह के सवाल पूछते हैं कि स्टेंट दिख रहा है कि नहीं, बराबर चल रहा है कि नहीं। तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम स्टेंट्स को देख सकते हैं और वो बराबर काम कर रहा है या नहीं, वो देखने के लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी का है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे एंड तक देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। बेसिकली आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है स्टेंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, स्टेंट्स एक मेटल की स्प्रिंग होती है, एक जाली होती है जिसको एंजियोप्लास्टी के दौरान हृदय की नलियों में फिट कर दिया जाता है और ये हमेशा वहीं पर ही रहता है। इसे अलग अलग तरह के मेटल्स के ये होता है। कभी कोई मेटल स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ स्टेंट होता है, कोई कोबाल्ट क्रोमियम का, कोई प्लैटिनम का। ये 3 मोस्ट कॉमन मेटल्स हैं जो ज़्यादातर स्टेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसकी थिकनेस बहुत पतली होती है। कुछ लोग आई डोंट नो कि क्यों ऐसा कहते हैं कि जैसे पेन की रिफिल में जो स्प्रिंग यूज़ होती आती है, लोग हार्ट में उसी को डाल देते हैं, वो बेकार की बातें। पर ये बहुत पतली स्टेंट्स की इनकी जालियाँ होती है। इसकी दीवारों की थिकनेस, जो इसमें जालियाँ होती है, इसकी स्टड्स की थिकनेस एक स्टड की 60 माइक्रॉन से लेकर 120 माइक्रॉन्स तक होती है। बहुत पतले होते हैं और कई बार इस वजह से आपको रूटीन टेस्ट में ये नहीं दिखते हैं। अब आते हैं इंडिविजुअल टेस्ट पर, इकोकार्डियोग्राफी पर। इकोकार्डियोग्राफी पर स्टेंट्स यूजली विजिबल नहीं होते हैं। हृदय की नलियां भी बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होती। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है जिसमें हम हार्ट का स्ट्रक्चरल कंडीशन को देखते हैं, हार्ट का पंप फंक्शन कैसा है, कोई अटैक तो नहीं हो गया। इनडायरेक्ट एविडेंस हमें मिल सकता है कि अगर स्टेंट बंद हो गया है तो हार्ट का पंपिंग डिटोरिएट होगा, हार्ट का पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जिस एरिया को वो स्टेंट वाली नली सप्लाई कर रही है वो एरिया में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम मिलेगी। तो एक इनडायरेक्ट एविडेंस हमें मिल सकता है कि स्टेंट बराबर काम तो नहीं कर रहा, क्लॉट तो नहीं हो गया। एक इनडायरेक्ट एविडेंस मिल सकता है। डायरेक्टली हम स्टेंट को इकोकार्डियोग्राफी में नहीं देख सकते, उसके फ्लो को नहीं देख सकते, उसमें कोई ब्लॉकेज या रीब्लॉकेज हुआ या नहीं देख सकते, स्टेंट लगा भी है या नहीं वो भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए इकोकार्डियोग्राफी स्टेंट को असेसमेंट करने के लिए बेकार टूल है, उसमें ज़्यादा नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरे की। एक्सरे काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। छाती के एक्सरे, कोई इन्फेक्शन है यानी निमोनिया है यानी बहुत सारे स्ट्रक्चरल चीज़ों को, पेन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए किया जाता है। जब भी लेकिन छाती का एक्सरे किया जाता है तो लोगों को दिमाग में आता है सब स्टेंट डाला था साल में भर पहले, दिख रहा है कि नहीं। तो स्टेंट्स यूजली इतने महीन मेटल के होते हैं, इतने फाइन मेटल के होते हैं कि एक्सरे की रेडिएशन की बीम बहुत कम पेनिट्रेशन पावर होता है उसमें, तो इसलिए उसमें स्टेंट्स यूजली नहीं दिखाई देंगे। आप डॉक्टर से अगर ये पूछते हैं कि उसमें दिखाई दे रहा है नहीं और फिर डॉक्टर बोलता है नहीं दिखाई दे रहा है तो आप शक करने लगते हैं कि अरे यार मैंने तो स्टेंट डाला था यार, दिखाई नहीं दे रहा यार, इसका मतलब डाल ही नहीं क्या। तो यूजली दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वो स्टेंट उसमें नहीं दिखाई देगा। स्टेंट का देखने के लिए जो मशीन की पेनिट्रेशन पावर है वो इसमें नहीं अच्छी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में अगर आप रेगुलर सीटी स्कैन करते हो उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है एंजियोग्राफी से एक्सरे से कई गुना ज़्यादा होती है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक्सरे बीम इसमें पास किया जाता है, वही रेडिएशन पास किया जाता है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए वो स्टेंट तो देख सकता है लेकिन उसकी बीम्स को कई बार स्टेंट रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए सीटी एंजियोग्राफी हम जब करते हैं तो स्टेंट्स के अंदर ब्लॉकेज है या नहीं, रीब्लॉकेज है या नहीं, उसको देखने में सीटी एंजियोग्राफी कई बार फेल हो जाता है। स्टेंट्स की
चल रहा है कि नहीं और रीब्लॉकेज आया है कि नहीं और रीब्लॉकेज है तो कितना % है, उसको असेसमेंट करने में सीटी एंजियो उतना अच्छा टूल नहीं है। हाँ, अगर स्टेंट बहुत अच्छे से फ्लो आ रहा है और कोई रुकावट नहीं है और वो अच्छे से थोड़ा बहुत दिख गया उसमें और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के उसकी अच्छी इस हिसाब से अगर बोल दिया कि स्टेंट अच्छा चल रहा है तो उसको रिपोर्ट को थोड़ा वैलिड मान सकते हैं। लेकिन अगर वो बोलता है कि वहाँ पे 40% रीब्लॉकेज है या 50% रीब्लॉकेज है, वो चीज़ की प्रिडिक्टिव वैल्यू सीटी एंजियो की अच्छी नहीं है, उसको रेगुलर एंजियो करके ही कंफर्म करना पड़ेगा। एकमात्र टूल जो 100% गारंटी के साथ हमें बता सकता है कि स्टेंट कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, वो एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कितना % रीब्लॉकेज है स्टेंट में और स्टेंट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, स्टेंट डला है या नहीं, वो अच्छे से बता सकता है। कई बार पुराने जनरेशन के स्टेंट्स या इवन कई बार न्यू जनरेशन के भी स्टेंट्स जो कुछ वर्षों पहले किए जाते थे उसको भी देखने में इवन एंजियोग्राफी में भी कई बार बहुत अच्छे से नहीं दिखता है, क्योंकि स्टेंट बहुत ज़्यादा पतले मेटल के होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नली में कई बार जो नलियों में कैल्शियम होता है उसमें भी दीवारें थोड़ी सी सख्त दिखती है, थोड़ी हार्ड दिखती है, तो कई बार वो दोनों को कंफ्यूज किया जा सकता है। इसलिए इवन स्टेंटेड वेसल्स में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि इवन एंजियोग्राफी के बाद भी डॉक्टर कंफर्म नहीं बता पाए कि इसमें स्टेंट डला है कि नहीं डला है। इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग उसको शक की निगाहों से देखते हैं कि यार स्टेंट डला है, एंजियोग्राफी में पता नहीं चला। या कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को आपने बताया नहीं, पहले एंजियोप्लास्टी हुआ, एंजियोग्राफी किया उसने, वहाँ पे जो नली की डबल लेयरिंग है वो उसको कैल्शियम समझ के डॉक्टर उसको इग्नोर भी कर सकते हैं और पेशेंट को कैल्सिफाइड नली रिपोर्ट में दे दे, स्टेंट लगा है वो ना लिख के दे। ऐसा हो सकता है, मिस आउट हो सकता है, क्योंकि स्टेंट बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उतने अच्छे से नहीं दिखते हैं। नलियों में जिसमें खासकर कैल्शियम ज़्यादा होता है वहाँ स्टेंट का प्रेजेंस या एब्सेंस को बहुत अच्छे से रूल आउट कर पाना बहुत ईजी नहीं है। हाँ, स्टेंट में रीब्लॉकेज है तो वो तो इस बात से पता चल जाएगा कि नली पतली हो रही है या चौड़ी हो रही है, वो तो दिख जाएगा आपको। नली का ल्यूमेन साइज कितना है वो तो दिख जाएगा। तो स्टेंट का रीब्लॉकेज है या खुद की नली में उतना ब्लॉकेज है, वो डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है। पुराने जनरेशन के कुछ स्टेंट्स बहुत अच्छे दिखते थे, जो थोड़े हार्ड और थिक मेटल के होते थे वो ज़्यादा अच्छे दिखते थे। अभी कई बार स्टेंट जो कुछ कंपनीज बनाती हैं वो बहुत पतले होते हैं, तो वो कई बार इसमें अच्छे से नहीं दिख पाते हैं। तो डॉक्टर्स को कई बार अंदाज से ही और पुरानी रिपोर्ट्स को कंपेयर करके ही इंटरप्रिटेशन आपको देनी पड़ती है कि स्टेंट लगा था कि नहीं लगा था। फॉरेन कंट्री से आए हुए पेशेंट में कई बार इशू बन जाता है, क्योंकि वो पेशेंट को रिपोर्ट्स नहीं देते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जजमेंट दे पाना कि स्टेंट है कि नहीं। पेशेंट को भी कुछ पता नहीं रहता। फॉरेन कंट्री में तो ट्रेंड ये है कि पेशेंट को भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है, बस ट्रीटमेंट हो जाता है, पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। बाद में पूछो तो पेशेंट को भी कुछ पता नहीं रहता कि स्टेंट डाला था कि नहीं, बोले तो कुछ ट्रीटमेंट हो गया। अब इस चक्कर में कई बार इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि वहाँ पर कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था और कौन सा स्टेंट डाला था, कैसा डाला था। ये रिपोर्ट्स अगर पेशेंट के पास नहीं हो तो कई बार इंटरप्रिटेशन टफ भी हो जाता है। इसके अलावा पहले का अगर स्टेंट वहाँ पे अगर लगा है या नहीं, कई बार जो हम रेगुलर फ्लोरोस्कोपी वगैरह करते हैं या सीटी कैल्शियम स्कोरिंग वगैरह करते हैं उसमें कई बार आपको स्टेंट है या नहीं इतना ज़रूर पता चल जाएगा, लेकिन कितना थिकनेस है, कितना रीब्लॉकेज है, वो सब बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा। बायो ऑब्जॉर्बेबल स्टेंट जो कम्प्लीटली रीअब्जॉर्बेबल स्टेंट्स आते थे वो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। ये स्टेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि ये स्टेंट्स फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे में नहीं दिखते हैं, एंजियोग्राफी में भी नहीं दिखते। तो दोबारा अगर इन स्टेंट को ये घुल गया या नहीं घुल गया ये देखने के लिए आपको इंट्राकार्डियक इमेजिंग या OCT करना पड़ेगा, उसमें ही थोड़े बहुत स्टेंट्स दिखाई देंगे। अदरवाइज रेगुलर टेक्निक से फ्लोरोस्कोपी एंजियोग्राफी से अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स नहीं दिखते हैं। तो जिन लोगों को भी अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स लगाए उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि बाद में स्टेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, स्टेंट का कितने टुकड़े बचे हैं कितना नहीं, वो जज करने के लिए इसमें एंजियोग्राफी भी सफिशिएंट नहीं है। तो वो स्टेंट्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि वो स्टेंट्स की विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, तो कुछ भी नहीं दिखता था। MRI में स्टेंट्स पिकअप हो सकते हैं। MRI बेसिकली मेटल को डिटेक्ट कर सकता है, मेटल अगर वहाँ पे है तो उसकी बीम इक्विपमेंट इजीली डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन एक बड़ा इशू जो लोगों के दिमाग में रहता है कि क्योंकि हमारा एक मैग्नेट और स्टेंट एक मेटल है तो क्या उसमें कोई इंट्रैक्शन तो नहीं होगा। यूजली स्टेंट कोबाल्ट क्रोमियम में स्टेनलेस स्टील या प्लैटिनम के होते हैं जो कि नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो मैग्नेट से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंजियोप्लास्टी के 2-4 दिन 5 दिन या 10 दिन के अंदर कई बार अगर आप MRI करो तो कंपनी वाले थोड़ा मना करते हैं कि तुरंत में उसको नहीं करना चाहिए। पर एक बार अगर स्टेंट एंडोथेलियाइज हो जाए 2-4 महीने हो गए तो आप सेफली MRI कर सकते हो, उसमें स्टेंट का कोई मूवमेंट हो जाएगा या स्टेंट
अपनी जगह से खिसक जाएगा, वैसा नहीं होगा। हाँ, एमआर एंजियो को आप यूज़ नहीं कर सकते स्टेंट में ब्लॉकेज चल रहा है कि नहीं और स्टेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वो असेसमेंट करने के लिए, क्योंकि एमआरआई कोई भी मूविंग चीज़ों में अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं दे पाता। इसलिए कार्डियक एमआरआई में भी एमआर एंजियो उतना अच्छा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि कोई भी मूविंग स्ट्रक्चर में हार्ट कोई भी एमआरआई का रिपोर्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। और हार्ट तो कंटिन्यूसली मूव होने वाला स्ट्रक्चर है, आप उसकी गति को थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आप उसकी गति को बंद नहीं कर सकते, नहीं तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप एमआरआई की एंजियो को रिलायबिलिटी उतनी नहीं मानी जाती इन प्रूविंग कि स्टेंट चल रहा है कि नहीं। हाँ, स्टेंट है या नहीं उतना पता चल जाएगा, पर लेकिन स्टेंट को असेसमेंट करने के लिए और प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, उसमें उसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। एमआरआई के अलावा सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में स्टेंट का कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। सिर्फ एमआरआई एकमात्र चीज़ है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है, पर वो भी स्टेंट्स को अफेक्ट नहीं करती है। सीटी स्कैन और ये सब चीज़ों में तो कोई इशू डेवलप होता ही नहीं है। और आज तक कभी भी एमआरआई से भी कोई स्टेंट अपनी जगह से हिल गया हो या डिसलॉज हो गया हो या नीली फट के बाहर आ गई हो स्टेंट, वैसा कभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। यूजली स्टेंट लगाने के कुछ दिन तक कई बार कंपनी वाले मना करते हैं कि आप एमआरआई मत करो, 10-5 दिन 15 दिन तक मना करते हैं, जब तक स्टेंट अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स नहीं हो जाए। पर यूजली स्टेंट उससे मूव हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंट्राकार्डिक इमेजिंग जो करते हैं, यानी इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड और ओसीटी, ये जो टूल्स है ये सबसे अच्छे टेक्निक है स्टेंट कैसा चल रहा है, कितना चल रहा है, कितना रीब्लॉकेज है, ये सब चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए। ये एक एक स्टेंट की एक एक स्ट्रट की थिकनेस और उसकी कहाँ पे रीब्लॉकेज है, कितना % रीब्लॉकेज है, लुमेन का कितना एरिया कवर कर रहा है, रीब्लॉकेज क्या कारण से हुआ है, ये सब चीज़ बताता है। तो अगर पुराने स्टेंट को असेसमेंट करना हो तो ये सबसे बेस्ट और सबसे एडवांस टूल है, जिससे आप स्टेंट की यूजेबिलिटी और उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, सब कुछ आप असेस कर सकते हो और परफेक्ट रिपोर्ट पेशेंट को दे सकते हो। इस टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि कौन सी इमेजिंग मोडालिटी स्टेंट्स के लिए अच्छी है, कौन सी खराब है, उस बारे में हमने बात की। काफ़ी लोग को ये मिसकंसेप्शन रहता है और लोग कई बार जब स्टेंट्स हम करते हैं तो उसके बाद रीअसेसमेंट कैसे किया जाए उस बारे में लोगों को आइडिया नहीं रहता और लोग शक की निगाहों से देखते हैं। कोई भी अगर रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया कि स्टेंट है या नहीं है या क्लियर रिपोर्ट नहीं आती तो कई बार लोग शक करते हैं। पुरानी रिपोर्ट से कंपेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑल टेस्ट इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, एमआरआई, इवन कंस्टिट्यूशनल एंजियो भी अगर करते हैं तो भी वो 100% गारंटीड स्टेंट का कंडीशन बता पाएगा, वैसा ज़रूरी नहीं है। इंट्राकार्डियक इमेजिंग जो इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड और ओसीटी सबसे बेस्ट टेक्निक है, पर ऑब्वियसली सबसे कॉस्टली टेक्निक्स भी हैं असेसमेंट करने के लिए। सिर्फ टेस्ट का खर्चा लगभग 80,000 से 1 लाख तक हो जाता है, तो इसीलिए ये टेस्ट रूटीनली नहीं यूज़ किए जाते, पर हाँ किए जा सकते हैं और ये सबसे डेफिनेटिवली आपको बता पाएंगे कि स्टेंट है या नहीं। और खासकर अगर अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स भी है तो वो घुल गए हैं कि नहीं, कितना घुले हैं, उनके कितने टुकड़े रह गए हैं, ये सब असेसमेंट ओसीटी पे सबसे अच्छा होता है। वो सिंगल मोस्ट बेस्ट टेक्निक है अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स के असेसमेंट के लिए। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े। लोग यूजली डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंड करते हैं इस तरह के कंटेंट के लिए। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप अपने पेशेंट्स की बीमारी को समझ सकें, बीमारी को मैनेज कर सकें और डॉक्टर के साथ उसको बेटर वे में डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या इन टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई कमेंट्स या सजेशंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें उनके बारे में बताइए, हम उन्हें डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने फ्यूचर वीडियोज़ में। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा और होपफुल रहूँ कि इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहती है। थैंक यू।